अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक ख़ासुल ख़ास किताब का ज़िक्र करने जा रहे हैं और इस किताब का नाम है यानी इसका मतलब क्या। आपको यकीनन यास यगाना चंगेज़ी का शेर या शेर का एक टुकड़ा याद आया होगा, जो ज़ाहिर है यानी इसका मतलब क्या। सब तेरे सिवा काफिर, यानी इसका मतलब क्या। सर फिरा दे इंसान का, ऐसा खप्ते मज़हब क्या। तो यानी इसका मतलब क्या, ये तनकीदी मज़ामीन हैं और ये मज़ामीन हैं नून मीम दानिश के। जी हाँ, नून मीम दानिश से शेर व अदब के लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उनका तारुफ़ उनसे है। लियारी से ताल्लुक़ रहा, बलूच हैं, यहाँ पढ़ाते रहे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में। और एक बहुत बड़ा मद्दाहों का हलक़ा उनका रहा है। और ये मद्दाहों का हलक़ा उस वक्त से है जब वो एक बहुत ज़बरदस्त डिबेटर के तौर पर जाने पहचाने गए। फिर वो उस्ताद हुए और फिर शायरी उनकी बहुत ज़्यादा पसंद की गई। मुशायरों में भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, क्योंकि उनका एक मख़सूस अंदाज़ था शेर पढ़ने का और उनकी शायरी बहुत ख़ूबसूरत थी। और ऐसी शायरी थी जो माशरती तज़ादात पर एक कारी ज़रब लगाती थी। उनकी जो नज़में हैं, उनकी जो गज़लें हैं, रोमांस भी है, कैफ़ियत भी है, जमालियात भी है, एहसास भी है, तासुर भी है, जज्बा भी है उनकी शायरी में। और हकीकत पसंदी है। हकीकत पसंदी यूँ भी है कि वो तरक्की पसंद तहरीक से उनकी एक फ़िक्री वाबस्तगी रही और अमली वाबस्तगी रही। फिर वो करीब 30 बरस पहले अपनी बेगम तज़ीन साहिबा और फिर वहाँ अमेरिका चले गए, न्यूयॉर्क के करीब चले गए। 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटा और एक बेटी। उनकी जो बेगम साहिबा हैं तज़ीन, उनका इंतकाल हो गया। वहाँ पहुँचकर बहुत अच्छी बाइंडिंग थी दोनों में, बहुत अच्छा उसने सलूक था, बहुत मोहब्बतें थीं। और नून मीम दानिश ने बहुत एक मुश्किल वक्त भी वहाँ गुजारा अमेरिका में। ज़ाहिर है यहाँ उनकी एक शख्सियत जो थी वो जानी पहचानी थी और अदब के हलक़े, इल्म के हलक़े और यूनिवर्सिटी के हलक़े और ख़ुद लियारी से क्या पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में उनकी एक बड़ी वाज़ेह शनाख्त थी। वो सब कुछ यहाँ छोड़ कर गए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ ज़ाहिर है कि मामलात उनके बने। और अब हम देखते हैं कि पूरे अमेरिका और पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ जानी पहचानी है, उनकी शख्सियत जानी पहचानी है और एक एतबार रखते हैं। अगर वो शायरी कर रहे हों, अगर वो तनकीद कर रहे हों, तो उनका एक ख़ास क्रेडिबिलिटी है, एक ख़ास एतबार है। बहुत संजीदा रविश के आदमी हैं नून मीम दानिश और बहुत मोहब्बती भी हैं। मेरा उनसे ताल्लुक़ बहुत क़दीम है, यहीं कराची से। और मेरे उस्तादों में भी शामिल हैं नून मीम दानिश और मेरे सीनियर्स में भी शामिल हैं। तो हमारा बड़ा एक मोहब्बतों का और चाहतों का सिलसिला है और गाहे गाहे अब भी उनसे रब्ता होता है और उनकी मोहब्बतें मिलती रहती हैं। अदब व फ़नून नामे पर भी वो नज़र डालते रहते हैं और कमेंट भी करते रहते हैं, हौसला अफ़ज़ाई भी करते रहते हैं। लेकिन हम आते हैं यानी इसका मतलब क्या। तो यानी इसका मतलब क्या, ये तनकीदी मज़ामीन हैं जो, और ये बहुत अच्छी किताब शाया की है सिटी बुक पॉइंट ने। इसका कागज़, इसकी जिल्द बहुत ज़बरदस्त है और इसका ये पसवर्क है और ये टाइटल भी बहुत अच्छा बना है। और ये नून मीम दानिश साहब हैं, क्या कह लें। तो इस किताब के हवाले से सबसे पहले हम आते हैं इंतिसाब पर। ये इंतिसाब है आयशा और उस्ताद मोहम्मद याकूब के नाम। आयशा उनकी वालिदा और वालिद हैं उस्ताद मोहम्मद याकूब, और इन्हीं के नाम उन्होंने किताब की है। और ये भी लिखा है कि
یہ دونوں جنہیں علم سے محبت تھی اور جنہوں نے ناخواندگی اور غربت کے باوجود اپنی اولاد کو مقدور بھر تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا اور اس کے لیے کڑی محنت اور مشقت بھری زندگی گزاری. آسماں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے. آمین. اب ہم آتے ہیں اس کتاب کے جو مضامین ہیں. سب سے پہلے تو مقدمہ ہے جو خود نون دانش نے لکھا ہے اور بہت کمال کا لکھا ہے، اور بالکل شروع میں ہی کچھ لائنیں میں پڑھ لیتا ہوں اس مقدمے کی. اس مقدمے کی چند سطریں لکھنے میں مجھے مہینوں لگ گئے. ذہن خالی، ایک عجیب تعطل، ہر شے سے ایک لا تعلقی. اب میں غور کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تزین ان کی بیگم کے نہ ہونے کا خلا تھا، چونکہ کسی نئے شعر سے لے کر کسی نئی کتاب کے پڑھنے تک یا کسی مضمون کے لکھنے کے دوران ہر نقطے پر اس سے گفتگو، اس سے بحث اور اس کی رائے لینا ضروری تھی. وہ پورے عمل میں ہمیشہ میری شریک ہوتی تھی. حقیقت یہ ہے کہ مجھے جب بھی کسی مسئلے یا موضوع کا دوسرا اختلافی اور مختلف پہلو سمجھنا ہوتا تھا تو میں تزین سے بات یا بحث کرتا تھا. یہ بہت اچھا خراج تحسین پیش کیا ہے انہوں نے اپنی بیگم کو، اور یہ مقدمہ بڑا دلچسپ ہے جو انہوں نے لکھا ہے نون میم دانش نے. اس کے علاوہ پھر ایک اور مضمون ہے پس نوشت، اور پس نوشت میں ایک صفحہ ہے جو انہوں نے اس کتاب کے مضامین کے حوالے سے اختصار سے بیان کیا ہے کہ کون سا مضمون کب لکھا گیا، اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ مضامین زیادہ تر وہ ہیں جو برسوں پہلے لکھے گئے اور پھر ان کو انہوں نے ری رائٹ بھی کیا یا ان پر نظر ثانی بھی کی، اور اس طرح یہ مضامین آئے. سب سے پہلا مضمون جو ہے وہ ہے فیض شخصیت، شاعری اور متھ. یہ بہت زبردست مضمون ہے، اور اس مضمون میں نون میم دانش نے بہت ہی ایک ایسے انداز میں اس کو بیان کیا ہے جس میں فیض صاحب کی شخصیت، ان کی فکر، ان کا نظریہ اور جو ان کی قدر و قیمت ہے اور اہمیت ہے وہ اجاگر ہوتی ہے. ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نون میم دانش کی جو نثر ہے وہ ایک خوبصورت نثر ہے، ہرچند کہ یہ تنقیدی مضامین ہیں، لیکن یہ مضامین ایسے بوجھل نہیں ہیں یا بوریت والے نہیں ہیں، یا ایسے مضامین نہیں ہیں جن کو پڑھ کر آپ یہ محسوس کریں کہ یہ بہت سارا اضافی بوجھ لاد دیا گیا آپ پر. جب آپ انہیں پڑھیں گے تو ایک رواں دواں نثر نظر آئے گی. اور اگر انہوں نے فیض صاحب کی شخصیت کا جائزہ لیا ہے تو یہ بتایا ہے کہ جو ہمارا کلاسیکی انداز ہے تنقید کا وہ کیا ہے، جدید انداز تنقید کا کیا ہے، اور فیض صاحب کی شخصیت پر جو دبیس پردے ڈال دیے گئے ان کو ہٹانے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے. اور یہ بتایا ہے کہ فیض صاحب کی شخصیت کی شفافیت کتنی ضروری ہے. اور اسی حوالے سے متھ زیر بحث رہا ہے اس مضمون میں، اور اس میں جو فیض صاحب کو ایک خاص طور پر صوفیت کی طرف جو ڈالا گیا اشفاق احمد نے، اور ان کے بارے میں کچھ ایسے جملے لکھے جس سے پھر فیض صاحب کی شخصیت جو ہے وہ ایک صوفیت کی طرف زیادہ جڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جبکہ فیض صاحب ایک کمیٹڈ ترقی پسند رہے، اور ساری زندگی ان کی انقلاب اور عشق میں گزری، اور جو کچھ بھی انہوں نے لکھا اس کا بڑا اثر ہوا ہمارے معاشرے پر، ہمارے ادب پر. تو متھ کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے
नून दानिश ने और मगरिब के हवाले इसमें आए हैं, और उन्होंने बताया है कि मिथ की असल तारीफ़ क्या है और किन चीज़ों को मिथ बना दिया जाता है, और जब वो मिथ बन जाते हैं तो फिर उनके गिर्द एक हाला बन जाता है और फिर हकीकत से वो चीज़ें दूर होने लगती हैं। और वो नहीं चाहते थे कि फैज़ की शख्सियत जो है वो मिथ बने, और जो हक़ाइक़ हैं उनकी शख्सियत के और फ़न के वो उनसे दूर हो जाएं। तो ये अहम मज़मून है, और ये हो सकता है कि इसमें पढ़ते हुए कोई क़ारी ये महसूस करे कि फिर मिथ पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो गई, और एक अलग से शायद ये मज़मून बन सकता था जो सिर्फ मिथ पर होता, और फैज़ साहब की शख्सियत के अलावा और भी इसमें मुख्तलिफ़ शख्सियात के हवाले भी आ सकते थे। ये मेरा एक ज़ाती तासुर है, लेकिन मज़मून बहुत शानदार है और तवील मज़मून है ये। उसके अलावा उनका एक और तवील मज़मून है, बहुत कमाल का मज़मून है, वो है मंटो, तोबा टेक सिंह और शनाख्त का बहरान। ये बहुत ज़बरदस्त मज़मून है, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नून दानिश ने अपने तनक़ीदी मज़ामीन में तरक्की पसंद जो नज़रिया है और जो तनक़ीदी नज़रिया है उसका इस्तेमाल भी किया है, और यही नहीं बल्कि जदीदियत और माबाद जदीदियत, उसके जो फ़िक्र है, उसका जो एसेंस है, उसका भी इस्तेमाल किया है अपनी तनक़ीद में। साख्तियात और पस साख्तियात का भी एक सहारा लिया है उन्होंने। तो इस तरह उनके जो मज़ामीन हैं वो अहद जदीद की जो तनक़ीदी नज़रियात हैं और जो फ़िक्र है उससे बिल्कुल पैवस्त हैं और जुड़े हुए हैं, और ये सूरत हमारे अहद हाज़िर के कम तनक़ीद निगारों में नज़र आती है। और हवाले इसमें हैं मग़रिब के अहम मुफ़क्किरों के, फ़लसफ़ियों के, नफ्सियात दानों के, जिससे इन सारे मज़ामीन की एक वक़्त जो है वो बढ़ जाती है, और हम मज़ामीन पढ़ने के साथ साथ बहुत सारा इल्म भी हासिल करने लगते हैं, चूँकि जो हवाले आते हैं और जो तशरीहात आती हैं उससे हम बहुत कुछ, हमारी जानकारी भी बढ़ती है। तो ये एक और अच्छी बात है। फिर मंटो का ये जो अफ़साना है तोबा टेक सिंह, ये ज़ाहिर है इस पर बहुत गुफ्तगू हुई है और ये मंटो के बेहतरीन अफ़सानों में शामिल है। और इस अफ़साने का मुख्तसर पस मंज़र तो ये है कि जब तक़सीम हो गई पाकिस्तान और भारत की, और वहाँ एक पागल खाना है तोबा टेक सिंह में, जहाँ बहुत सारे पागल हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, और वहाँ ये सवाल अचानक उठता है कि अब हुकूमत कहती है, सरकार कहती है कि अब इन पागलों का क्या किया जाए। हिजरत तो हो गई जिन्होंने करनी थी, तक़सीम भी हो गई, तो इन पागलों की तक़सीम कैसे की जाए। और यहीं से एक बहुत ज़बरदस्त अफ़साने ने जन्म लिया। बहुत सारे इसमें मुकालमे हैं, और जो पागल हैं उनमें मुख्तलिफ़ तरह के पागल हैं। एक ऐसा पागल भी है जो समझता है कि वही सब कुछ है, इस कायनात का वाली और वारिस वही है, और जब उससे पूछते हैं बाकी पागल कि अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, और तो वही जवाब देता है कि अभी मैंने इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया है, जब तक मैं फ़ैसला ना करूं वो सारी कोई तक़सीम इसकी हो नहीं सकती। तो और शनाख्त का बहरान से मुराद ये है कि जो पूरी दुनिया के जो महाजरीन हैं उनके जो शनाख्त का बहरान है, तो उन्होंने नून दानिश ने इसे पाकिस्तान की सरज़मीन से उठाकर एक आलमी सतह पर जो शनाख्त का बहरान है उसको डिस्कस किया है, और उसके हवाले से जो अहम फ़िलासफ़र्स हैं, मुफ़क्किर हैं, उनकी तशरीहात दी हैं, और किस तरह पूरी दुनिया में शनाख्त का बहरान इस वक्त चल रहा है और हमेशा से चलता रहा है, और आगे किस तरह चलता रहेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त मज़मून है। और यही नहीं, उसके बाद फिर एक और मज़मून भी उन्होंने लिखा है, ये भी मंटो के इसी अफ़साने तोबा टेक सिंह के हवाले ही से है, चूँकि उन्हें लगा कि अभी बहुत सारी बातें रह गई हैं। तो फिर उन्होंने दूसरा मज़मून लिखा, ओ पड़ी दी
گڑ گڑ دی یعنی اس کا مطلب کیا، یہی اس کتاب کا نام بھی ہے. اور یہ جو ہے اوپڑی دی گڑ گڑ دی، یہ ایک پاگل جو ہے، یہ ایک بہت سارے جملے ایسے بولتا ہے جو اپنا پورا مفہوم نہیں رکھتے، لیکن وہ بہت سارے زبانوں کو ملا کر کچھ نہ کچھ بولتا ہے، اور انہی میں کہیں اس کا مفہوم بھی ہوتا ہے جس کو ڈیکوڈ کیا ہے نونی دانش نے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی زبردست مضمون ہے جو ایکیڈمک سطح پر ہے، جس سے طلبہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور ادب کے طالب علم جو مجھ جیسا طالب علم ہے وہ بھی استفادہ کر سکتا ہے، اور میں نے کوشش کی کہ میں استفادہ کر سکوں. اور اس کے علاوہ جو بہت زبردست کام کیا ہے نونی دانش نے، وہ اس مضمون میں جو ایک طویل مضمون ہے اس میں انہوں نے بہت سارے جملوں کو بھی ڈیکوڈ کیا ہے، اور واوین کے ساتھ ڈیکوڈ کیا ہے کہ جہاں کسی جملے میں کوئی خاص لفظ پر کہیں زور آ رہا ہوتا ہے، کوما آ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کا مفہوم کیا سے کیا ہو سکتا ہے. تو ایسے بہت سارے جملے لکھے ہیں انہوں نے، اور اس میں بہت سارے کومے لگائے ہیں کسی خاص لفظ پر، اور بتایا ہے کہ اس سے کتنی تبدیلی مفہوم میں ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت زبردست بات ہے، اور ایکیڈمک انداز میں انہوں نے یہ سارا مضمون لکھا ہے، اور ادبی انداز میں بھی لکھا ہے، اور وضاحتیں کی ہیں، تشریحات کی ہیں، اور بات کو کہیں سے کہیں پہنچایا ہے. یہ بڑا کمال ہے نونی دانش کا، اور انہوں نے بہت سنجیدگی سے یہ مضمون لکھا ہے. یہ دونوں مضامین لکھے ہیں، بلکہ ہر مضمون لکھا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت زبردست افسانہ ہے روپے آنے پائی. جی ہاں، روپے آنے پائی. تو روپے آنے پائی پر ہم گفتگو کریں گے ایک دوسرے حصے میں. یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں. خالد، میں ان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. خدا حافظ.